Okay, I think so. Everybody can hear me. Welcome to everyone. मैं अनिरुद्ध भगना लॉस्ट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन से आज आपको दूसरा चैप्टर पढ़ाऊंगा। आज का चैप्टर थोड़ा सा बुद्धिज्म पर है और उसके बाद हम जो चालुक्यन टेम्पल्स डेवलप हुए थे हिंदुज्म के वो डिस्कस करेंगे आगे। तो आज थोड़ा मॉडर्न टाइम में जो बुद्धिज्म डेवलपमेंट हुआ था उसके बारे में है। तो यस वेट अ मिनट, डॉक्टर प्रियंक जस्ट शेयर अ पीपीटी। Okay, we're finding temple Buddhism. Okay. तो मैं आपको एक चीज बता देता हूँ। कल आपने से किसी को प्रॉब्लम थी कि अपसाइडल टेम्पल और उड़ीसा के अपसाइडल टेम्पल एक जैसे दिखते हैं। मैंने कल बहुत देखा लेकिन उसके प्लान मैच नहीं करते। हिंदू टेम्पल्स के तो मैच नहीं करते लेकिन बुद्धिज्म टेम्पल के पक्का मैच करते हैं। तो ये अपसाइडल टेम्पल ऐसा दिखता है, आप नोट कर सकते हैं एक बार किसी को कंफ्यूजन है तो। और ओरिजिनल टेम्पल लगभग ऐसे दिखते हैं। ये लिंगराज टेम्पल का प्लान है। और और ये आज का सिलेबस के हिसाब से ये चैप्टर है मॉडर्न आर्किटेक्चर एंड बुद्धिज्म डेवलपमेंट, स्पेशली रेफरेंस टू सांची एंड अजंता केव्स। तो हम पहले देखते हैं सांची के बारे में। बुद्धिज्म में मेनली 3 स्टाइल पॉपुलर है, एक स्तूपा स्टाइल, एक चैत्याग्रह स्टाइल, एक विहारा स्टाइल। तो नेक्स्ट हम देखते हैं। तो स्तूप की जो अगर डेफिनेशन कह लो या आप डेफिनेशन जानना चाहते हैं तो मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन पहले आप देख लीजिए स्तूप डायग्राम दिखता कैसा है। तो स्तूप डायग्राम ऐसा दिखता है। हिंदी में इसको कहेंगे कि अंडाकार एक एक गोला होता है। मैं आपको गोला दिखा देता हूँ, एक मिनट। इसको ये जो आप देख रहे हैं ये अंडाकार गोला है। इसके ऊपर एक बॉक्स होता है जिसको हार्मिका कहते हैं और इसके ऊपर एक लकड़ी जाती एक पिलर जाता है जिसको यास्ती कहते हैं और उसके ऊपर एक छत्र बना होता है। छत्र मीन्स छतरी, अम्ब्रेला। और ये छत्र कहलाता है, सो छतरी भी कहते हैं और इंग्लिश में इसका नाम पैरासोल है। और ये जो आप देख रहे हैं इस ट्यूब के 4 गेटवे हैं, एक पीछे की तरफ है तो आपको दिख नहीं रहा होगा, तो इसको तोरण द्वार कहते हैं। और ऊपर की ये जो आकृति है ना, यहाँ पर जो स्कल्पचर्स बने होते हैं उसको उसको तोरण डेकोरेशन कह सकते हैं। और भी आप बाकी के पार्ट्स देख पा रहे होंगे। और मैं आपको इंग्लिश में एक बार डेफिनेशन बता देता हूँ उसकी, तो आपके लिए हिंदी में भी मैंने आपको डायग्राम के थ्रू दिखा दी है। तो इट इज कॉल्ड hemispherical dome surmounted by the square box called harmica, then crowned by parasol known as छत्र। जो इसमें वॉल इंक्लोजर दिख रहे हैं आप, ये वॉल इंक्लोजर है, इसे वेदिका कहते हैं। ये शुरुआत में कहते हैं कुछ लोग वैसे लकड़ी की बनी हुई थी और कुछ आइवरी डेवलपमेंट भी है, लेकिन जो आज जो है वो सैंडस्टोन समथिंग है। लेकिन हमें जो इसमें निशान नजर आते हैं तो उससे हम पता कर लेते हैं ये पहले किस चीज के बने हुए थे। तो जस्ट वेट अ मिनट। ये स्तूप की डेफिनेशन अगर किसी को नोट मतलब नोट में हमेशा लिखना जरूरी होता है, कभी कभार कहते हैं
तो उसमें रिलिक नहीं बना था। तो स्तूप वैसे कई प्रकार के होते हैं, मैं अभी आपको इससे टाइप्स भी दिखाऊंगा, तो जस्ट आप वेट करिए। वैसे तो इंग्लिश में मैं आपको इसके टाइप्स बता दें। सिंबॉलिक कहा जाता है, एक नॉन सिंबॉलिक होता है, और एक आपका मीन्स आपको कुछ इंफॉर्मेशन देगा, और एक और मतलब आपको जो मेन उद्देश्य से बना होता है। तो मैं एक बार नाम, ये स्तूप का डायग्राम है सांची स्तूप का, जो मेन स्तूप है वहाँ का, ये महाबोधि स्तूप है। ये पहले अशोक ने बनाया था, देन इसको राजा पुष्यमित्र सिंह ने तोड़ा था और इसको साइज में थोड़ा बड़ा कर दिया था। और कई हिस्टोरियंस का मानना है कि पुष्यमित्र सिंह ने नहीं बनाया होगा, किसी उसके बेटे ने बनाया होगा, लेकिन हमें एविडेंस पर तौर पर पुष्यमित्र सिंह का ही मिलता है। यस, वेट अ मिनट। जैसे कि मैंने आपको बताया था, स्तूप 3 टाइप्स के होते हैं, हिंदी में इनके नाम कुछ अलग है। 3 प्रकार के जो इंग्लिश में जो नाम है, एक तो रिलैक्स स्तूप है, जिसमें आपकी लॉर्ड बुद्धा की एसेज होगी। एक मेमोरियल स्तूप है, जो किसी की किसी बुद्धिस्ट मॉन्क या किसी की मतलब सिंबॉलिज्म कह सकते हैं आप से। एंड अनदर जो है वो, वैसे तो मैंने मेमोरियल लिख दिया है, मेमोरियल सिंबॉलिज्म लिखना चाहिए था। अनदर जो है वो बुद्धिस्ट मॉन्क या गौतम बुद्ध के कोई भी शिष्य हो, उससे रिलेटेड होना चाहिए। तो हम इसका हिंदी में नाम देख लेते हैं। एक सारिका स्तूप है, एक परिभोगिका स्तूप है, एक उद्देश्य का स्तूप है। अगर हम आर्कियोलॉजी के तरीके से देखें तो एक और स्तूप आता है, जिसको वोटिव स्तूप कहते हैं, और वो छोटे स्तूप होते हैं और वो दान पर दिए जाते हैं। इनका जो डेफिनेशन है, जितने मैंने स्तूप से बताए वो इस पर्पज के लिए। सारिका का वो केवल बरियल रिमेन्स होंगे। परिभोग का मतलब बुद्धा से जितने भी रिमेन्स बरियल से मॉन्क हो गए, उसके स्टूडेंट्स हो गए। और डेसिका का मेमोरियल वाला जो स्तूप है। ओके, ये जो ऊपर लाइन दी हुई है, ये अशोक वाडना नाम की एक लिटरेचर है, जो महावंचा बुद्धिस्ट लिटरेचर है, उसका पार्ट है। इसमें कहते हैं अशोका के बारे में कहानी है। तो अशोक की इस कहानी के हिसाब से अशोक ने 40,000 पिलर लगाए थे, और 84,000 करीबन स्तूपास लगाए थे। और ये जो स्तूप लगाए थे इसने, कहते हैं पहले भी बुद्धिज्म के स्तूप रहे थे, लेकिन वो इतने कमजोर थे कि अशोक ने उसको ब्रेक करके उसमें से बुद्धिस्ट की एसेस निकाल के उनको 84,000 में बांट के वापस स्तूप बनाए थे। फिलहाल आर्कियोलॉजी में कई लोगों का मानना है कि हमें वो स्तूप आज के डिस्कवर नहीं हुए, बट अगर देखा जाए हुंगसैंग ने लिखा है कि इतने सारे स्तूप अवेलेबल थे। और कई आर्कियोलॉजिस्ट का कहना है कि वो उड़ीसा वे से गुजर रहा था, तो उड़ीसा में वो स्तूप दिखने के लिए मिलते हैं। जीजापुर नाम की कैपिटल है, मतलब उस टाइम की एंशिएंट, उस एरिया में मिलते हैं। तो ये सम्राट अशोक ने, कहते हैं मतलब ये उनकी पत्नी का रहने का एरिया था, पत्नी का नाम देवी था, और इसलिए उनकी याद में बनाया था। वरना सांची का बुद्धिज्म में कुछ इम्पोर्टेंस नहीं है, ये बुद्धिज्म में कोई इंपॉर्टेंट साइट नहीं है, मतलब गौतम बुद्ध कभी यहाँ पर गए भी नहीं थे। और ये विदिशा के पास है, तो विदिशा एक बहुत बड़ा ट्रेडिंग सेंटर भी था। तो अशोक का स्तूप लगाने का भी मतलब, अगर वो ट्रेडिंग पॉइंट पर लगे तो लोग इंफॉर्मेशन पढ़े और जान सकें। और एक और खासियत है यहाँ पर एक पिलर है जो बिल्कुल सारनाथ पिलर की तरह दिखता है। इसमें भी 4 लायन है। और अशोकन पिलर की जो कैटेगरी कहते हैं, कहीं इसके जो स्टाइल है वो ग्रीक आइडेंटिटी से लिया गया है, मतलब ग्रीक या पर्शियन स्टाइल से लिया गया है, बल्कि कई स्कॉलर्स से इग्नोर करते हैं। तो इसका एक बहुत बड़ा रीजन भी है, जो मैं आपको एंडिंग में बताऊंगा स्पेशली। नेक्स्ट, ये जो लिटरेरी रेफरेंस है, ये हमें ऐसे श्रीलंका क्रॉनिकल से मिलता है, महावंशा से ही बुद्धिस्ट लिटरेचर है। ओके, और यहाँ पर
स्तूप के बारे में बता देता हूँ मैं। सांची स्तूप के मेन मेन जो 3 स्तूप है यहाँ पर, और एक गुप्ता टेम्पल, टेम्पल नंबर 17 है। और यहाँ पर कई बुद्धिस्ट आइडल भी है, लेकिन वो बहुत लेटर पीरियड की है। तो कई लोग देख के कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये जो बुद्धिस्ट आइडल है ये तो शायद उसी मॉडर्न टाइम की होगी, लेकिन वो बहुत लेटर पीरियड की है, क्योंकि मॉडर्न टाइम में बुद्धिस्ट आइडल नहीं बनती थी, केवल बुद्धिस्ट के सिंबल बना करते थे। तो यहाँ पर जो गेटवे है उसको सातवाहन ने गिफ्ट किया था, और उस गेटवे में भी केवल बुद्धिज्म सिंबल बने हुए हैं। जैसे बोधि ट्री होगा, पीपल का पेड़ होगा, तो वो लॉर्ड बुद्धा को सिंबल करा है। तो इसको महा महा सॉरी हिमयान और एक महायान एक कल्ट होता है। महायान सबसे ओल्डेस्ट कल्ट है, मतलब हाँ। और ये बुद्धिस्ट आइडल्स को नहीं पूछते हैं। देन ये बुद्धिज्म में एक सालबांजी का करके कल्चर है, उससे गेटवे में कई लोगों ने इसको सालबांजी का कहा है, लेकिन अगर आप इसको कल्चरल व्यू से देखिए, वैसे तो ये मेरा टॉपिक नहीं है, लेकिन मैं फिर भी आपको बता रहा हूँ क्योंकि बहुत लोग गवर कर देते हैं। ये करीबन आप देख एक मिनट मुझे हाईलाइट करने दीजिए। ये आम का पेड़ है। तो कई तो आर्टिस्ट ने कहा है ये आम भांजी का है, साल भांजी का नहीं, ये साल का पेड़ नहीं है, ये आम भांजी का है। तो बाद में इसको जिस ऑथर ने लिखा था, M.K. डावलकर संध्याएं, उनने एक्सेप्ट भी करा था कि ये आम भांजी का है, साल भांजी का नहीं। तो अगर कभी आपको मतलब किताब में पढ़ने के लिए मिले तो आप जाके मतलब सही कर सकते हैं। देन ये सांची का गेटवे है, और ये गेटवे सातवाहन ने गिफ्ट किया था, ईस्टर्न गेटवे। और इस गेटवे में कई सारे इंस्क्रिप्शन भी अवेलेबल है, जो कुछ राजाओं की है, हिमालयन किंग्स की। जैसे कुनिंदा नाम के एक राजा है, वो हिमालय के राजा थे। और कुछ ट्रेडर्स की इंस्क्रिप्शन है। एक माथुर नाम के एरिया पे है, जो मथुरा का पुराना नाम है, वो आपकी अजंता में भी अवेलेबल है और यहाँ पर भी अवेलेबल है। और जो इसका आप गेटवे देख रहे हैं, वो अजंता के गेटवे नंबर 10 से बहुत मैच करता है स्टोरी से। जो जितनी भी जातक कहानी देख रहे हैं, वो इसलिए है क्योंकि अगर आप मध्य प्रदेश देखिए या सातवाहना का अजंता का गुफा देखिए, वो उसी टाइम डेवलप हुआ था। प्लस शिल्पीकार उस टाइम मूवमेंट कर रहे थे, अलग से अलग जगह माइग्रेट कर रहे थे, तो इसलिए आर्ट माइग्रेशन कह सकते हैं। तो एक बार हम सांची का मैप देख लेते हैं। ये सांची का मैप है, और ये अगर आप, मैं हाईलाइट कर देता हूँ। यस, एक मिनट रुकिए। यस, ये महाबोधि स्तूप है, पहला स्तूप। ओके ना। और ये स्तूप नंबर 3 है, और स्तूप नंबर 2 वैसे इसके अपोजिट डायरेक्शन में है। जैसे इस मैप में थोड़ा दिखना मुश्किल हो रहा है, बट स्तूप नंबर 2 जो है इसके रिवर साइड एरिया में है। तो मैं आपको आगे दिखा दूंगा। और ये स्तूप नंबर 2 एंड 3 वो सून टाइम के हैं। स्तूप नंबर 1 मॉडर्न टाइम का था, लेकिन वो तोड़ के बाद में सून टाइम का कर दिया। तो देन स्तूप नंबर जो 3 है और 2 है, जस्ट वेट मिनट, ये जो 3 नंबर स्तूप है, यहाँ से बुद्धिस्ट रिलिक मिले हैं, और स्तूप नंबर 2 से भी बुद्धिस्ट रिलिक मिले हैं, बस स्तूप नंबर 1 से नहीं मिले हैं। ओके ना। तो मैं इसकी डिटेल दे देता हूँ। ये स्तूप नंबर 3 है। ओके, जस्ट वेट मिनट। ये स्तूप नंबर 3 है, एंड ये स्तूप नंबर 1 है। इसको हम क्रम वाइज देख लेते हैं, वैसे मैंने थोड़ा क्रम उल्टा बता दिया। ये स्तूप नंबर 1 है, ये स्तूप नंबर 2 है, और ये स्तूप नंबर 3 है।
तो मैंने आपको बताया भी था स्तूप नंबर 1 रिवर साइड एरिया पर है थोड़ा, वैसे ये रिवर तो नहीं, ये लेक है थोड़ा। देन ये थोड़ा डिटेल है बैकग्राउंड के लिए। मैं आपको बता दे रहा हूँ, सांची जो एरिया है वो भोपाल के रीजन डिस्ट्रिक्ट एरिया में है। भोपाल से मतलब आप ट्रेन पकड़ के जा सकते हैं, ट्रेन बीच में, तो रीजन डिस्ट्रिक्ट में है। प्लस ये विदिशा से थोड़ा पास पड़ता है, तो इसको ग्रेट स्तूपा भी कहा जाता है या महाबोधि स्तूपा भी कहा जाता है। इसमें कोई रिलिक्ट फाइंड आउट नहीं हुआ है, और ये जॉन मार्शल जी ने ढूंढा था। एंड ये आपका महाबोधि स्तूप की इमेज है। ये महाबोधि स्तूप के पार्ट्स के नाम है, आप नोट्स कर सकते हैं। ओके ना, मैंने वैसे बताए थे ये सारे नाम। अब थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है महाबोधि स्तूप का, तो आप नोट कर लीजिए, छोटे से ही पॉइंट लिखे हैं मैंने। ओके, पॉइंट मैंने शायद से रेज कर दिए, वैसे मैंने बता दिया है तो वो आपको लिखने की जरूरत नहीं है शायद से। ये 200 रुपया है जो आपको इसमें दिखाई दे सकता है, महाबोधि स्तूप, तो ये देख सकते हैं। और ये 1818 ने डिस्कवर करा था जॉन मार्शल में। और ये इंफॉर्मेशन है कि पहले स्तूप में कोई रिलिक नहीं मिला था, तो और दूसरे स्तूप में रिलिक मिला था, तो और बाकी स्तूप में भी रिलिक मिला था। बोन्स फ्रेगमेंट्स मिली थी। और स्तूपा नंबर 1 के बारे में, मतलब जैसे कि हम कहते हैं नो रिलिक मिला था, आपको बता चुका हूँ। स्तूपा नंबर 2 में क्या मिला था एक बार देख लेते हैं, जस्ट वेट मिनट। हाँ, ये स्तूपा नंबर 2 है, आप देख सकते हैं। तो हम इंफॉर्मेशन देख लेते हैं। इट कंटेन्स 4 कैस्केट। इन 4 कैस्केट में बोन फ्रेगमेंट्स मिले थे, और इसमें करीबन 10 मॉन्क्स की बॉडी थी, और ये 10 मॉन्क्स लॉर्ड बुद्धा के स्टूडेंट्स थे, एज पर दी इंस्क्रिप्शन अवेलेबल। और ये नेम्स अवेलेबल हैं, मोगलीपुत्र, हरिपुत्र, कस्पा गोटा, मजमचा एंड महाअग्रिपा एंड कुनविटा एंड कस्पिटा एंड गोसीपुटा एंड वासी सुजाता। एंड स्तूपा नंबर 3 ऐसा दिखता है। हम इसकी भी इंफॉर्मेशन देख लेते हैं। इसमें से एक जो ये स्तूपा नंबर 3 है, इसमें मोगलीपुटा की रिलिक बोन्स है। ये बुद्धा के बहुत इंपॉर्टेंट स्टूडेंट थे। और नेक्स्ट हम देख लेते हैं। यहाँ पर एक मैंने आपको बताया था, एक पिलर है जो बिल्कुल सारनाथ पिलर से मिलता जुलता है। उसकी इमेज तो मेरे पास अभी है नहीं, वैसे वो आर्ट का पार्ट है इसलिए इम्पोर्ट दिया नहीं है मैंने इमेज। और इसके बारे में जो अवेलेबल है, ये एक मोनोलिथिक पिलर है, पिंक सैंडस्टोन से बना हुआ है। इसने मॉडर्न पॉलिश है, और इसको पहचानने का तरीका ये है क्योंकि सारनाथ और ये दोनों ये एक जैसे दिखते हैं। तो जो सांची वाला पिलर है उसमें डक बनी हुई है, डक लोगों ने लिखा है, वैसे सॉरी गूज लिखा है। तो उसमें गूज बना हुआ है, और सारनाथ वाले में घोड़ा और बुल बना हुआ है। तो ये ब्रीफ इंफॉर्मेशन है, किसी को नोट करनी है तो वो नोट कर सकता है, ये रिवीजन पार्ट है, मैं ये बता चुका हूँ ऐसे। अब हम चैत्य विहार पर आते हैं। चैत्य और विहार क्या होता है, मैं आपको एक बार बता देता हूँ। अजंता जो है, कल किसी ने पूछा था कि सर अजंता किस टेम्पल कैटेगरी में आते हैं, तो अजंता चैत्य और विहार में आते हैं। अजंता के कुछ केव्स चैत्य हैं और विहार है, और वो बुद्धिज्म आर्किटेक्चर का पार्ट है, हिंदुज्म आर्किटेक्चर का पार्ट नहीं है। तो आप उसमें कंफ्यूज मत हुईजिए कि इस तरह किस टेम्पल शैली में आएंगे, वो हिंदुज्म टेम्पल से बिल्कुल अलग है। और अनदर थिंग, बुद्धिज्म में अपसाइडल प्लान को अडॉप्ट किया है, तो आप देखेंगे कि अपसाइडल प्लान इन्होंने बहुत फॉलो किया है।
बिहार का मतलब होता है, अगर साफ अर्थ में देखें, घूमने का इलाका जहाँ पर पेड़ और फूल हो। तो पहले जो बिहार थे, जो करीबन मतलब पे नालंदा में बनाए गए थे, और एक बहुत फेमस एरिया है, वहाँ पर बहुत सारे थे। गांधार का एरिया या बिहार का एरिया, आपने जो पटना वाला एरिया है, उसका नाम ही इसलिए बिहार पड़ा क्योंकि वहाँ पर गौतम बुद्ध और महावीर जहाँ जाते थे, उस जगह का नाम बिहार पड़ जाता था। और बिहार और ईस्टर्न बंगाल एरिया में बी और बी एक ही वर्ड है, तो वो बिहार कहते हैं इसको आज। और आज भी इनमें से कुछ एरिया ऐसे हैं, गार्डन एरिया, उनको बिहार कहा जाता है। तो एक खास चीज बताता हूँ, मेडिवल आर्ट में, मतलब मुगल टाइम में, कहते हैं कि भारत में कोई बगीचे नहीं थे। तो कहते हैं कि मुगल टाइम में राजा बाबर लोग, किंग बाबर, गार्डन लाए थे, लेकिन उससे पहले भी हमें बगीचे के एविडेंस मिलते हैं, विहार के एविडेंस मिलते हैं। तो अशोक वाटिका आपने जैसे सुना होगा, तो कई साल पहले मेंशन है, उसको अशोक विहार भी कहा जाता है। बुद्धिज्म लिटरेचर में उस जगह को अशोक विहार कहा गया है, क्योंकि बुद्धिज्म में कई स्टोरीज रामायण की भी है, तो इसलिए। और चैत्य जो होता है, मेडिटेशन का एरिया होता है, लेकिन बाद में चैत्य आर्किटेक्चर में बदल जाता है। तो हम देखेंगे चैत्य का आर्किटेक्चर कैसा होता है। और जरूरी नहीं बिहार चैत्य आपको बाकी रिलीजन में नहीं मिलेगा। जैनिज्म में भी चैत्य होते हैं, और जैनिज्म में भी स्तूप होते हैं। मथुरा में एक स्तूप है, वो जैनिज्म का है। और माउंट आबू और एक चैत्य वैसे टेम्पल परंपरा को कहा जाता है। तो जैनिज्म में भी अभी भी चैत्य परंपरा कुछ कुछ जगह चल रही है। और मैं वैसे आपको एक एग्जांपल दे दूंगा, एंडिंग में बताऊंगा। तो जस्ट जैनिज्म में, क्योंकि ये वो जैनिज्म का पार्ट है, तो अभी हम बुद्धिज्म पर फोकस करेंगे। तो पहले हम आते हैं रॉक कट केव ऑफ अजंता। ये इसलिए आ रहा हूँ क्योंकि कोई लोग सोचते हैं रॉक कट केव के जितने केव्स हैं वो गुप्ता टाइम में बने, लेकिन कुछ मॉडर्न टाइम में भी बने, मॉडर्न सातवाहना टाइम में। तो जस्ट हम एक बार नोटिस कर लेते हैं, जस्ट वेट अ मिनट। रॉक कट आर्किटेक्चर के बारे में मैंने आपको कल थोड़ा सा ब्रीफ बताया था। वैसे तो मैंने ब्रीफ ही बताना था, इसलिए मैंने ब्रीफ बताया था, लेकिन मैं आपको एक बात बता देता हूँ तमिलनाडु की टर्मिनोलॉजी के हिसाब से। तमिलनाडु की जो क्षेत्र है वहां पर महा मामलापुरम या महाबलीपुरम, जो मैंने आपको साइट बताई थी, उसी के एरिया में विद इन 1 किलोमीटर 4 तरह के रॉक कट आर्किटेक्चर है, जिनको बांटा जाता है। मतलब रॉक कट आर्किटेक्चर 4 तरह के होते हैं तमिलनाडु उनके हिसाब से। तो अजंता रॉक कट इन आर्किटेक्चर है। एक कट इन आर्किटेक्चर होता है, अगर आपको लिखना चाहते हैं, एक कट आउट आर्किटेक्चर होता है, एक स्ट्रक्चरल आर्किटेक्चर होता है रॉक कट में, एक होता है बास रिलीफ आर्किटेक्चर। मैं रिपीट कर देता हूँ, एक कट इन आर्किटेक्चर, एक कट आउट आर्किटेक्चर, एक स्ट्रक्चरल आर्किटेक्चर, एक बास रिलीफ आर्किटेक्चर। तो हम अजंता के देख लेते हैं। हम केवल इसके प्लान देखेंगे, पेंटिंग्स मैंने कुछ शेयर करी हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट पेंटिंग्स हैं, तो हम ज़्यादा डिटेल में नहीं आएंगे अजंता केव्स के बारे में। तो मैं एक बार शॉर्टली अजंता केव्स के बारे में बता देता हूँ। ये अजंता का केव है। अजंता का जो ओल्डेस्ट केव है वो 10 है, केव नंबर 10 है। और फिर थोड़ा सा केव नंबर 9 है। तो मैं आपको एक रीजन बताता हूँ केव नंबर 10 क्यों कहा जाता है। तो एक मिनट, इसमें केव नंबर 10 अवेलेबल है। ओके, हियर द केव नंबर 10, just wait one, let me show you। ये केव नंबर 10 है। तो केव नंबर 10 का अगर आप प्लान देखेंगे, वो थोड़ा अपसाइडल है, ओके ना। तो बुद्धिज्म अपसाइडल स्टाइल फॉलो करा था, ऑथर्स का कहना है। लेटर ऑन अचानक से अपसाइडल का वो रूल तोड़ के उनने स्क्वायर बना दिया, और स्क्वायर के अंदर अपसाइडल बनाया। तो उससे हमें पता चलता है कि बुद्धिज्म पहले जो अपना स्टाइल फॉलो करा था उसमें से थोड़ा चेंज आया। तो हमें पता चलता है
कि पहले केव नंबर 10 बनाए और फिर केव नंबर 9 बनाए। और इन दोनों कल्चरल मतलब कल्चर विजन बहुत कम है। बुद्धिज्म के कुछ कल्चर्स नहीं बने हुए हैं, मतलब सिंबॉलिक कल्चर बने हुए हैं केव नंबर 10 में। और केव नंबर 9 में दोनों तरफ, एक तरफ सिंबॉलिक एक तरफ नॉन सिंबॉलिक है। और ये बड़ी खासियत है। होंगसांग जी यहाँ पर आए भी थे, इनने अजंता केव को अजंता लिखा है, और अजंता का पुराना नाम भी अजंता था। वहाँ की कहानियां कहती है कि वहाँ पर एक पुराने नाम के एक गुरु रहते थे जिनका नाम अजंता था। तो होंगसांग जी ने लिखा है कि यहाँ पर हेमयान और महायान पीसफुली रहे, और केव नंबर 9 में लोग कहते दोनों ही साथ में रह रहे थे। तो मतलब दोनों का कोई झगड़ा नहीं होता था, जैसे कि कोई सिंबॉलिक पूजा कर रहा है और कोई आइडियल पूजा कर रहा है, तो उस चक्कर में कोई झगड़ा नहीं होता था। वैसे बुद्धिज्म में कई लोग इसको आइडल आइडल पूजा कहते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से ये आइडल नहीं, इसको एक होता है एंथ्रोपोमॉर्फिक। जब आप पेड़ को किसी गॉड को मानते हैं तो हम इनको एंथ्रोपोमॉर्फिक कहते हैं। और बुद्धिज्म में आप कह सकते हैं कि आप मैन ह्यूमन फॉर्म में जब आप किसी को पूछते हैं तो आप उसको हिमयान का पार्ट कह सकते हैं। हमारे इंडिया में प्रतिमा का कॉन्सेप्ट है, आइडल का कॉन्सेप्ट नहीं है। प्रतिमा आइडल से थोड़ी अलग होती है, ये कई ऑथर्स का कहना है। तो क्योंकि नेक्स्ट हम देख लेते हैं स्तूप कैसे दिख, सॉरी, अजंता के जो आपके केव्स है कैसे दिखते हैं। इनमें से कुछ केव्स बिहार हैं और कुछ केव्स आप पे चैत्याग्रह हैं। तो चैत्याग्रह मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे दिखते हैं, बाकी आप सब आप आइडेंटिफाई कर लेना बिहार के होंगे। तो मैं आपको बाद में बता भी दूंगा कौन कौन से नंबर वाले अवेलेबल हैं। टोटल केव्स यहाँ पर जो हैं 30 हैं, वैसे तो देखा जाए 31 है। एक 15A कहलाता है, वो 15 नंबर केव से जुड़ा हुआ है, तो टोटल मिला के 31 होना चाहिए, लेकिन उससे 15A कहते हैं तो 30 केव्स है। कुछ लोग वैसे कहते हैं 29 केव्स है, क्योंकि पहले मिले नहीं थे, तो कुछ किताबों में आज तक 29 लिखा हुआ है। अब मिल चुके हैं, टोटल 30 केव्स हैं। तो ये आपका चैत्य है, ओके ना। जितने अपसाइडल डायग्राम अपसाइडल स्तूप्स होते हैं वो चैत्य होते हैं, जहाँ पर आप घूम सकते हैं, ओके ना, जैसे गार्डन और बगीचे में आप घूम सकते हैं, वो विहार कहलाते हैं। तो ठीक है, तो जस्ट हम देख लेते हैं नेक्स्ट पार्ट में, स्लाइड में अजंता का मैप देख लेते हैं। इसका जो मैप है वो आपको दिख रहा होगा ना, एक यू शेप में है, अपसाइडल शेप में, हॉर्सू शेप में, या नंदी शेप में कहें। एक बात नोट करिए, यहाँ पर करीबन 1830s में एक स्मिथ थे, कर्नल स्मिथ करके, जॉन स्मिथ करके, उनने ये केव ढूंढा था। वो टाइगर को हंट करने निकले थे, और वो उसने उनने देखा कि वो टाइगर एक केव में जाके छुपा, उसके बाद वो गायब हो गया। और ओके, और जो पास की जो नदी है वो आज भी वागोड़ा कहलाती है। तो वागोड़ा का मतलब टाइगर होता है। और उनने केव 10 में वो गए थे, और केव 10 ने मतलब जो उनको नहीं करना चाहिए था आर्कियोलॉजी में, वो उनने कर दिया। उनने एक स्क्रैच मारा, अपना नाम लिख दिया कि ये केव मैंने ढूंढा है। फिर उसके बाद कई गांव वालों ने ऐसी हरकतें करी, उसके वजह से वो आज केव पूरा डिस्ट्रॉयड है, केव नंबर 10। कुछ पेंटिंग्स बची हुई वहां पर, कुछ एक यक्ष की 3D इमेज है, तो लोग उसी को देख पाते हैं। और एक चमकदार मोती पहने हुए, मेरे ख्याल से एक इमेज है, हाँ एक इमेज है, वो लाइट में दिखती है क्योंकि आजकल जो बहुत कार्बन छप गया है। और बाकी सारे केव देहरादून ने रेस्टोरेशन पर करी है, तो अगर आपको कभी पेंटिंग्स देखनी हो अजंता म्यूजियम में, और केव देहरादून में अवेलेबल है। ओके, नेक्स्ट, जस्ट वेट अ मिनट, हम देख सकते हैं केव नंबर 10 में आपको इसका इमेज दिखा देता हूँ। और एक बात नोट कर लीजिए, मैंने आपको यहाँ पर पेंटिंग्स अवेलेबल है अजंता केव में, मैं आपको शॉर्टली बता देता हूँ। कई लोगों ने इसको फ्रेस्कोस कहा है। एक बहुत जाने माने प्रोफेसर हैं अजंता के, बहुत बड़े राइटर हैं थे वो, मेरे ख्याल से 92 या 99 में मर गए हैं, जस्ट अभी उनकी मौत हुई है, 1-2 साल हुए हैं।
उनने इनकी पेंटिंग्स को फ्रेस्कोस कहा है, तो वो फ्रेस्कोस नहीं है, वो टेम्परा कहलाती हैं, जो फ्रेशली अवेलेबल है। तो टाइम खत्म होने वाला है, तो हम बाकी की फाइल कल डिस्कस करेंगे। तो आप एक बार केव नंबर 10 देख सकते हैं। दिस इज केव नंबर 10। ओके, एंड ये आपकी इंफॉर्मेशन है अजंता के बारे में। इसमें से कौन से चैत्य ग्रह हैं और कौन से विहार हैं, इसमें मैंने डिस्कशन पर लिखा हुआ है। देन दीज आर दी अदर प्लान्स। ये थोड़ी इंफॉर्मेशन है, वैसे तो आप में से इंफॉर्मेशन किसी को नोट करनी तो नोट कर लेना, वरना मैं तय कर दिया मैंने। कुछ वाटिका गुप्त टाइम में बनी है केव्स पेंटिंग्स वाटक्स में, और इंस्क्रिप्शन अवेलेबल है, और बहुत सारे डोनेशंस भी हैं यहाँ पर ट्रेडर्स के। माथुर नाम के एक बंदे ने केव नंबर 4 में दिया है इसने, ट्रेडर्स ने। और ये आपका केव नंबर 9 और 10 का है, आप देख सकते हैं क्या डिफरेंस है। एंड यहाँ पर कुछ गेटवे स्थापना ने बनाए, जॉन स्मिथ जी ने इस केव को ढूंढा था। इंफॉर्मेशन, जस्ट वेट अ मिनट। और फाइन भी इस केव में आया था। और हाँ, अकबर के टाइम में भी एक यहाँ पर काम कंटिन्यू रहा था, क्योंकि आईने अकबरी में इसके बारे में मेंशन है। यहाँ पर केव नंबर 1 में अगर आप एक चालुक्यन किंग की फोटो है, पुलकेशन की सेकेंड। और अब इसकी पेंटिंग्स के बारे में बात करते हैं, पेंटिंग्स के जो कलर हैं वो कैसे बने थे। तो इसमें वैसे मैंने डिटेल लिया है, लेकिन ये बहुत बड़ा डिटेल है, मैं आपको एक शॉर्टली दिखाता हूँ। ये कलर बनाने का तरीका था, मेनली जो स्टोन्स का यूज हुआ है, वहाँ की चमकदार पत्थरों का। कुछ लोग वैसे प्लांट्स का भी यूज करते हैं, लेकिन प्लांट्स का भी यूज हुआ होगा, जैसे ग्रीन कलर। और जो ब्लू कलर है वो लेटर ऑन यूज हुआ था, जिससे पर्शियन ब्लू कलर कहते हैं, क्योंकि वो लैपिस आपका अफगानिस्तान और पर्शिया के द्वारा ट्रेड करा करके लाते थे। कई ऑथर्स का कहना है कि इस टाइम लैपिस लाजुली का दाम कम हो गया था, इसलिए यूज करना शुरू हो गया था। ये इंफॉर्मेशन है, बेसिकली मैं बता चुका हूँ, अगर आपको नोट करनी है। अजंता पेंटिंग्स को मूरल्स भी कहा जाता है, तो टेम्परा भी कहा जाता है। कुछ लोगों ने गलती से फ्रेस्को भी लिख दिया है। तो विष्णु डमोत्रा करके एक लिटरेरी एविडेंस है हमारे पास, जिसमें बताते पेंटिंग कैसे बनती थी। पहले गोबर पोता जाता था एरिया पर, फिर प्लास्टर को सुखाया जाता था, फिर पेंटिंग बनाई जाती थी। तो फ्रेस्को का मतलब होता है जो पेंटिंग फ्रेशली बनाई जाती हो, लेकिन इसमें पहले सुखाया जाता था। और पहले इन सब पेंटिंग से ब्लूप्रिंट लिया जाता था, क्या क्या जो स्माइल होगी, आंखें होंगी, ये सब विष्णु धर्मोत्रा पुराण में मेंशन है कि आर्ट और कला के बारे में। और यही पेंटिंग्स बाद में हमें श्रीलंका के में हमें मिलती है, और उसके बाद ये हमें कश्मीर वैली में मिलती है। और ये जितनी भी पेंटिंग्स हैं, ये मध्य प्रदेश की एक बाघ केव से इंस्पायर्ड थी, लेकिन वो थोड़ी ओल्ड वर्जन में थी। तो नेक्स्ट हम देख सकते हैं, तो बुद्धिस्ट मॉन्क केव्स में क्यों रहा थे? मॉनसून टाइम में रहा करते थे बारिश से बचने के लिए। तो जो पुराने जो केव्स हैं अजंता से पुराने, हमें उनमें इंस्क्रिप्शन मिलती है, जिसमें एक वर्ड आता है वर्षा निवास। वर्षा निवास मीन्स बारिश में निवास करने वाला एरिया। तो ये अजंता के बारे में इंफॉर्मेशन थी। यस, वेट अ मिनट, प्रॉब्लम इज गोइंग ऑन। ये सारी इंफॉर्मेशन मैं दे चुका हूँ आपको। इनके वाटिका वाटक ने किंग के मिनिस्टर ने भी जमा किया था। कई लोगों का मानना है कि गुप्त का ज्यादा हाथ नहीं था, क्योंकि वो वैष्णो को follow थे। थोड़ा डोनेशन मतलब उनका नहीं था, उनका नाम मेंशन कर दिया गया है, ये वॉल्टर स्प्रिंग का भी मानना है। और ये मेनली जो केव डेवलप हुआ है, वो ट्रेडर्स के द्वारा डेवलप हुआ है, वो मॉन्क्स के द्वारा डेवलप हुआ है। किंग का इसमें कम सुप्रीमेसी दिखती है। और ये इमेज व्यू है, जो छोटा सा मैंने आपको दे दिया है। देन ये आपके इमेजेस हैं,
शॉर्टली मैं आपको खत्म कर रहा हूँ उसके बारे में, तो ज़्यादा डिटेल्स नहीं दे रहा हूँ मैं, मैंने आपको बता दिया। केव नंबर 1 में एक इम्पॉर्टेंट पेंटिंग्स हैं, ये पेंटिंग्स आप नोट कर सकते हैं अगर आपको देखनी है, कई बार पूछ लिया जाता है सवाल पर। जस्ट ओके ओके, एंड दिस इज केव अनदर इम्पॉर्टेंट पेंटिंग सीवी जाटेगा एंड पद्म पानी, ये सब केव नंबर 1 में ही है। ओके, एंड ये भी वही है, एंड दिस ऑल्सो ऑन केव नंबर 1। ये साइड से वज्र पानी जी है, हाँ ये वज्र पानी है। पद्म पानी, ओके, टाइम इज जस्ट गोइंग ऑन। मैं एक आपको लास्ट थिंग मैं आपको बता रहा हूँ, यस लास्ट थिंग आई एम टेलिंग यू, वज्र पानी मीन्स जिसके हाथ में वज्र हो, और पद्म पानी मीन्स जिसके हाथ में पद्म हो। ओके, थोड़ा नेटवर्क इश्यू आ गया था मुझे, जस्ट अभी पता चला है, तो मैं आपको इंफॉर्मेशन मैंने आपको जस्ट दे दी है। तो एक बार हम थोड़ा सा देख लेते हैं केव्स में क्या क्या पेंटिंग्स है। दिस इज अ प्लान and these are the paintings, cave number 1. Okay, these are the painting, cave number 1. Just wait a minute. केव नंबर 1 की ये पेंटिंग है। ओके, थोड़ा सा एरर आ रहा है, मैं जस्ट लेट मी रेज इट एंड दिस। ओके, अनदर पेंटिंग केव नंबर 1 की, ये केव नंबर 1 की पेंटिंग है, थोड़ी क्लियर नहीं, क्लियरली अवेलेबल है, तो मैं इसको थोड़ा अलग से दिखा देता हूँ आपको। ये है पेंटिंग का नाम शिवी जाटिका है। शिवी जाटिका की जो स्टोरी है वो महाभारत में भी अवेलेबल है, तो कई लोग कंफ्यूज आ जाते हैं। और शिवी जाटिका की जो स्टोरी है वो संस्कृत में अवेलेबल है, तो बुद्धिज्म में वैसे पाली और भी चलती है, संस्कृत भी चलती है। ये एक पद्म पानी है। पद्म पानी के बारे में मैं आपको एक बार बता देता हूँ। हाथ में लोटस होता है तो इनको पद्म पानी कहा जाता है। आप देख पा रहे हैं ना, ये लोटस है, तो इनको इसलिए पद्म पानी कहा जाता है। अगर इनके हाथ में वज्र होता तो ये वज्र पानी कहलाता। तो उनको आइडेंटिफाई करना होगा आइकोनोग्राफी बेसिस पर, तो ऐसे करा जा सकता है। ये वज्र पानी है, इनका वज्र तो आपको जस्ट मैं दिखा देता हूँ, वैसे तो आ नहीं रहा है, मतलब पेंटिंग काफी डैमेज हो चुकी है, तो यहाँ पर वज्र था, थोड़ा बहुत दिख रहा है हमें, लेकिन पेंटिंग डैमेज हो चुकी तो अवेलेबल आपको नहीं दिख पा रहा होगा। तो ये वज्र पानी है, एंड इसमें एक किन्नर भी है। किन्नर को गंधर्वा भी कहते हैं, किन्नर को गंधर्वा भी कहते हैं। तो अभी किन्नर की इमेज आई नहीं है, मैं आपको दिखा रहा हूँ, जस्ट मैंने रोक के रखी है। ये केव नंबर 1 में है, पद्म पानी के साथ में ही लगी हुई है, जस्ट ऊपर उसके छोटी सी इमेज है। तो ये रही इमेज, ये गिटार, एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट पकड़ के बैठे हैं। तो ये वैसे किन्नर और गंधर्वास मीन्स अफगानिस्तान में, मतलब एज पर दी माइथोलॉजी, ये कांगड़ा हिमाचल रीजन और अफगानिस्तान के लोगों को स्पेशली म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के लिए वो जाने जाते थे उस जमाने की माइथोलॉजी के हिसाब से कह लें तो उनको कहा जाता था। एंड ये केव नंबर 1 की पेंटिंग है, इसमें एक आपको पर्शियन किंग का थोड़ा व्यू दिख रहा है और एक इंडियन किंग का, इंडियन किंग्स इमेज का। तो इस केव से हम थोड़ा पहचानते हैं कि ये पुलकेशिन 1 है, सॉरी पुलकेशिन किंग है, चालुक्यन का इम्पोर्टेंट किंग। मेरे ख्याल से पुलकेशिन 2 है, और वो पर्शियन राजा के साथ ट्रेड ट्रेड संबंध बना रहा है, तो हमें पता चलता है कि लेप्रोज लाइजली कैसे आ रहा था उस टाइम। एंड दीज आर दी इम्पोर्टेंट पेंटिंग्स, आप नोट कर सकते हैं। ये लास्ट स्लाइड है आई थिंक सो।
और ये इंफॉर्मेशन है। और मैं इसकी आपको एक खास इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ एंडिंग पे, जो यहाँ पर रिसेंट फाइंडिंग मिली है। एक यहाँ पर केव मिली है, वहां पर कुछ हिंदू आइडल्स मिली है। तो जस्ट आप, ये फ्रंट केव है वैसे केव नंबर 1 का। कल्चरल व्यू और पेंटिंग व्यू अगर किसी को नोट करने हैं तो नोट कर लीजिए, बहुत अच्छा व्यू है। ओके ना, अजंता के बहुत ब्यूटीफुली कार्व्ड हुए हैं। इंडिया के हर एक जो आर्ट के नमूने हैं वो ब्यूटीफुली कार्व्ड हैं। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं ये नहीं कह सकता कि मैं कंट्री को बिलोंग करता हूँ। ये बिना सीमेंट के बने हुए हैं कुछ, तो ऐसे हमारे देश में मंदिर हैं, और कुछ बिना ब्रिक्स के हैं, स्टोन्स के ही बने हुए हैं। तो ऐसी नींव रखना, फाउंडेशन रखना बड़ा मुश्किल काम है। एंड ये केव नंबर 1 का कल्चरल व्यू है। एंड ये थोड़ी इन्फॉर्मेशन है डेटिंग्स के बारे में, मैंने आपको बता दिया कि इस बेसिस पर आप डेट कर सकते हैं। ये केव नंबर 2 में हरटी नाम की कल्चर है। वैसे हरटी की बुद्धिज्म में अलग स्टोरी है, लेकिन हरटी वैसे हिंदुज्म में लक्ष्मी की देवी होती है। तो थोड़ी आइडेंटिटी हिंदुज्म से ली गई है। बुद्धिज्म हिंदुज्म शुरुआत में एक ही है इंडिया में। इंडिया में तो पूरे एक ही है, आउट ऑफ इंडिया में भी एक ही है, गॉड सिमिलरिटी भी एक ही है, लेकिन आज पॉलिटिकल रीजन से थोड़ा अलग कर देते हैं। तो बेसिकली दिस इज द मंडल कह लेते हैं इसको, मंडल कहते हैं। मंडल मीन्स, ओके प्रेजेंटेशन थोड़ी आगे हो गई। ओके, दिस इज हरेटी। ओके जस्ट वेट अ मिनट, दिस इज हरेटी। ये हरेटी देवी का स्कल्पचर है। और जस्ट वेट अ मिनट, जस्ट वेट अ मिनट, ओके जस्ट वेट अ मिनट, दिस इज अ मंडल सेलिंग। इसको ऊपर का आप दीवार का ना, सीलिंग क्या आ जाता है इंग्लिश में। तो किसी को अगर मंदिर का अगर आप ऊपर का पार्ट देखें अजंता केव में, तो वो ऐसा दिखता है मोस्ट ऑफ, सॉरी केव नंबर 1 में आई थिंक तो इसको मंडल कहा जाता है। ये वैसे एक कॉस्मिक सिंबल होता है, यूनिवर्स को या उनकी यूनिवर्स को दर्शाता है। मतलब जो उनका यूनिवर्स का डायग्राम है, हिंदुज्म में अलग डायग्राम है, जैनिज्म में अलग डायग्राम है। जैनिज्म में जम्बू द्वीप से इंस्पायर्ड है, देन बुद्धिज्म में अलग यूनिवर्स से इंस्पायर्ड है। आगे अगर आप श्रीलंका या लद्दाख की तरफ जाएं तो वहाँ पर मेन जो मंडल चलता है वो मेरे ख्याल से काया या काल करके कुछ है, मुझे नाम ध्यान नहीं आ रहा, लेकिन हाँ बहुत फेमस है। उसको इंग्लिश में वैसे टाइम मंडल कह सकते हैं, टाइम एंड स्पेस। तो नेक्स्ट हम नेक्स्ट देखते हैं। दीज आर केव नंबर 2। ये केव नंबर 2 में पेंटिंग है। ओके मैं थोड़ा सा आगे बढ़ गया, सॉरी जस्ट वेट अ मिनट, जस्ट वेट अ मिनट, लेट मी, ये केव नंबर 2 की पेंटिंग है। ओके आप देख सकते हैं, ब्यूटीफुली बनी है। और इसने, इन पेंटिंग्स पर अगर आप कभी ध्यान देना तो इनकी आंखों पर बहुत ध्यान दीजिए। स्माइल करने का तरीका, आप मुंह को थोड़ा ऐसा मुंह घुमाएंगे तो स्माइल करा जा सकता है। इन पेंटिंग्स में बड़े अच्छी तरह शो किया है। आईज को ऐसा घुमाएंगे तो आप किसी नज़र से देख सकते हैं। तो हमें बुद्धिज्म, सॉरी अजंता में 3D आर्ट का भी नमूना मिलता है, और 2D आर्ट या सिंगल आर्ट का भी नमूना मिलता है, सिंगल डी। ओके, ये अजंता केव्स में बहुत बड़ी खासियत है। और इसके बारे में हमें ब्लूप्रिंट विष्णु धर्मोत्रा पुराण लिटरेचर में मिलता है। कुछ बुद्धिस्ट लोगों ने, पेंटर्स में इनके बारे में लिखा भी है, मतलब इन स्टाइल्स को क्या कहा जाता है। तो वो अगर किसी को नोट करना है तो वो विष्णु धर्मोत्रा पुराण में मेंशन है। लास्ट की चीज मैं आपको बता रहा हूँ, इनके जो कपड़े अवेलेबल हैं, जो इनके क्लोथ स्टाइल हैं, वो बड़े ही मॉडिफाइड है। वो इनकी एक किताब है इनके लिए, जो M.K. धावलकर जी ने लिखी थी, जो इसके क्लोथ्स के बारे में थी। तो द अजंता करके एक किताब है, और उस किताब के कई पार्ट्स हैं। तो हम यहीं पर लगभग खत्म करने वाले हैं स्लाइड्स को। ये केव नंबर 2, एक मिनट जस्ट वेट मिनट, ये केव नंबर 2 है। ये केव नंबर 2 की पेंटिंग है। ये केव नंबर 2 की पेंटिंग है, आप देख सकते हैं। ओके, मैं जस्ट थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ।
जस्ट वेट मिनट, केव नंबर, जस्ट वेट मिनट, केव नंबर 16 की जो पेंटिंग है, फ्लाइंग कपल, ओके, ये केव नंबर 16 की पेंटिंग है। नेक्स्ट मैं आपको दिखा देता हूँ, एक मिनट रुकिए। ओके सॉरी, सॉरी सॉरी, ये स्कल्पचर है, मैं गलती से पेंटिंग भूल गया, ये स्कल्पचर है और दीज आर दी पेंटिंग्स। ये जो आप देख रहे हैं, जस्ट वेट अ मिनट, जस्ट वेट अ मिनट, एक मिनट एक मिनट, हाँ, दीज आर दी पेंटिंग्स, आप देख पा रहे हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ गया था, सॉरी, आज बहुत प्रॉब्लम आ रही है पावर पॉइंट में। जस्ट वेट अ मिनट, अगर आप ये देख पा रहे हैं, ये हंसा जाटिका से ली गई है। आपने यहाँ पर नीचे लिखा होगा एक वर्ड हमसा लिखा हुआ है, कई लोग इंग्लिश ऑथर्स लोग एम को एन लिखते हैं, सॉरी एन को एम लिखते हैं, तो ये मिस्टेक तो नहीं कह सकते, ये इनका स्टाइल है। तो ये हंसा जाति का नाम था, आज वो हमसा कह सकते हैं अंग्रेजों की मिस्टेक के हिसाब से। वैसे वो हमें मिस्टेक नहीं करनी चाहिए। तो नेक्स्ट पेंटिंग जो है मैं आपको जस्ट दिखा देता हूँ, वो बहुत इंपॉर्टेंट पेंटिंग है। इसके बारे में, ये जो पेंटिंग है अगर आप नोट करिए, इसमें गौतम बुद्ध है जो साइज में काफी बड़े हैं, और नीचे उनकी पत्नी है और उनका बेटा है। पत्नी का नाम अगर कोई जानना चाहता है तो यशोदा है, बेटे का नाम राहुल है। ये केव नंबर 17 की पेंटिंग है। ऐसी एक और पेंटिंग तो नहीं, एक कल्चर भी है यहाँ पर नेक्स्ट केव में, तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कई बार कि पेंटिंग भी ऐसा है, वो दोनों केव में अवेलेबल है। एंड दीज आर केव 19, केव 19 आपका चैत्य ग्रह है, एक मिनट में आपको दिखाता हूँ। केव 19, जस्ट वेट मिनट, दिस इज केव नंबर 19, ये चैत्य ग्रह है। एंड दिस इज एक आप इसके पास में स्कल्पचर देख पा रहे हैं, ब्यूटीफुली कार्व्ड है। और देखिए ना सामने एक स्तूप बना हुआ है और उसके अंदर गौतम बुद्ध बने हुए हैं। अब गौतम बुद्ध के खड़े होने के भी कई स्टाइल होते हैं बैठने के, अगर आप कल्चर्स के बारे में पढ़ेंगे तो आप जान पाएंगे। मैं आपको ब्रीफली बता देता हूँ कुछ कुछ मुद्राओं के बारे में। अभय मुद्रा, ध्यान मुद्रा, और हाँ ध्यान मुद्रा, और ये मेन चीज़ है। बाकी आप बुक्स में देख लीजिए अगर इस कल्चर के बारे में कोई पढ़ना चाहता है। तो डी दादी, ये नाग कपल्स हैं। नाग कपल्स के बारे में गुप्ता टाइम में हुआ था, और कई लोग कहते हैं इसकी इंस्पिरेशन हिंदुज्म से ली गई थी, बुद्धिज्म में। उस टाइम गुप्ता में हिंदू कल्चर भी बन रहे थे, बुद्धिस्ट कल्चर भी बन रहे थे, तो ये कॉमन हो गया था। आगे आप जाके देखेंगे तो बुद्धिज्म में कई सारे गॉड जो हैं वो गुप्ता, सॉरी, वो हिंदुज्म के बहुत सारे गॉड्स अवेलेबल है। केव नंबर 23 का ये डेकोरेशन प्लास्टर है। मैं जस्ट आया नहीं है अभी, तो मैं जस्ट एक वेट अ मिनट, जस्ट वेट अ मिनट, देयर इज अ प्रॉब्लम इज गोइंग ऑन, जस्ट वेट। हाँ, दिस इज अ केव नंबर 23, डेकोरेशन प्लास्टर है, तो ऐसा आप देख सकते हैं। ओके, नाउ दिस इज केव नंबर 24। अगर आप इनसे जो पिलर्स देख रहे हैं वो इस तरह के हैं, तो पिलर्स कैसे डेवलपमेंट हुए थे ये इंफॉर्मेशन भी थोड़ी दी हुई है। वैसे मैं दे चुका हूँ, तो आपने इससे ज़्यादा लोगों को रीड करने की जरूरत नहीं है। ये केव नंबर 30 है, इसमें ज़्यादा कुछ अवेलेबल नहीं है, ये डिस्ट्रॉयड हो चुकी है। ये केव नंबर यहाँ पर काम रुक गया था, तो इस केव में कोई पेंटिंग अवेलेबल नहीं, बहुत कम पेंटिंग्स अवेलेबल है, और थोड़ी बहुत डैमेज भी हो गई, तो आज इसके बारे में हमारी इंफॉर्मेशन कुछ नहीं अवेलेबल है। रिसेंट एक्सकावेशन में क्या मिला है तो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर एक कॉइन्स मिले हैं, तो जस्ट मैं आपको दिखा देता हूँ। कॉइन्स मिले हैं इंडो ग्रीक्स, जस्ट वेट अ मिनट, इंडो ग्रीक्स कॉइन मिले हैं। देख पा रहे हैं, मैंने लिखा हुआ है महिषासुर मर्दिनी, एक हिंदू आइडल मिली है।
और दीज हिंदू आइडल मिली है, और बस और कुछ खास नहीं, दैट्स ऑल। आप में से कोई कुछ सवाल हो सकता है, वैसे तो वो बड़ा पूछ सकता है, तो ठीक है। Hello. ओके, एनी क्वेश्चन? Yes, sir. Good evening, sir. Are you able to hear me? Hello. Hello. Connection, I think so it is connected or not? Okay, okay. Hello. तो आपने से किसी को कुछ सवाल हो? Okay, just wait a minute. Let me on my video. Okay, let me see how it is opening. I have no idea. Okay, start my video. वैसे मैं आपको एक चीज बता दूं, जो मैं आपको बताना अभी जस्ट भूल गया था। मैंने शुरुआत में बताया था कि मॉडर्न जो आर्ट है, लोग कहते हैं ग्रीक से इंस्पायर्ड है या पर्शियन आर्ट से। ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि अभी नई फाइंडिंग्स हुई हैं। तो मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ। मैंने आपको एक कल बुक बताई थी डीपी शर्मा की, उसमें एक पिलर मिला है उनको हड़प्पन एरिया, हड़प्पन साइड से, जिसने 4 शेर बने हुए हैं, जो अशोकन पिलर से बिल्कुल मैच करता है। तो बुक में इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, तो मैंने आपको बुक का नाम बता दिया है। अनदर थिंग, जो मॉडर्न स्टाइल है वो, और भी जो उससे एग्जाम्पल्स हैं, मैगनीस लिखता है कि उसके जो स्टाइल थे मौर्य के, वो कहीं नहीं एग्जाम्पल है उसके। तो ठीक है, ठीक है, आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो कोई पूछना हेलो चाहे? हेलो हेलो। आप अपना नाम बताइए और क्वेश्चन पूछिए। सर मैं निधि हूँ, और मैं सवाल पूछना चाह रही थी कि कुछ सवाल हैं, इफ यू कैन आंसर। सांची स्तूप के बारे में हम बात कर रहे थे, उसका टाइम पीरियड क्या रहा होगा? हेलो, एम आई? क्वेश्चन हाँ पूछ जी सकते हैं मुझे कोई? सर, मेरा कोई सवाल है कि क्वेश्चन प्लीज। सांची स्तूप का टाइम आप पीरियड पूछ क्या सकते रहा हैं, होगा? कुछ आवाज नहीं आ रही मुझे ऐसे। अगर आप चैट में मेंशन करें तो। हेलो हेलो। ओके, सांची स्तूप का टाइम पीरियड क्या रहा होगा? तो मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था, ये पहले मॉडर्न टाइम में बना था। तो मॉडर्न टाइम हम नोट कर लेते हैं, इट इज 250 BC। ओके, देन ये स्तूप तोड़ दिया गया था, जो महापहल मेन स्तूप था, महाबोधि स्तूप, और उसके बाद ये शुंग राजा ने बनाया था, मतलब उसको उसका डबल कर दिया था। और फिर शुंग टाइम जस्ट उसके बाद आता है, तो मतलब आप कह सकते हैं 180, हाँ 180 BC के बाद आता है। हाँ 180 BC के बाद आता है, तो मिड ऑफ सेकेंड सेंचुरी BC भी कह सकते हैं। सो कई ओके ऑथर्स ने वैसे मिड ऑफ सेकेंड सेंचुरी BC भी लिखा है, सेकेंड, हाँ या सेकेंड। तो ये आंसर है। और बाकी के दो जो स्तूप हैं, स्तूपा नंबर 1, हाँ स्तूपा नंबर 2 और 3, वो दोनों शुंग टाइम में बने हैं। ओके। और सर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। आपने टाइप्स ऑफ स्तूपास बताए थे, एक बार ही आप वो रिपीट कर सकते हैं प्लीज? हेलो नेक्स्ट क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। ओके, टाइप्स ऑफ स्तूपा, वैसे हिंदी में बहुत कठिन नाम है, तो जी मैं आपको जस्ट बता देता हूँ कुछ नाम, तो मुझे भी बहुत कठिन लगते हैं, तो एक वो है, तो जस्ट रिपीट कर रहा हूँ, आप लिख लीजिए, आप जी में से अगर नोट करना चाहते हैं तो जस्ट वेट अ मिनट। एक इंग्लिश में कहते हैं वैसे सिंबॉलिक स्तूप या मेमोरियल स्तूप, हिंदी में मैं आपको नाम बता देता हूँ।
क्योंकि आपने से कई लोग हिंदी में ही नाम सुनना पसंद करेंगे। हाँ सर, उसके तो एक्सप्लेनेशन के मैं साथ आपको आप हिंदी बता में नाम देंगे बता देता तो हूँ। इजी हो जाएगा। तो एक कहलाता है वैसे परिबोटा स्तूप। हम्म। तो स्पेलिंग में आपको आप नोट कर ले, सारिका स्तूप है पहले, SARIRIKA। जी। ओके, इसका आइडेंटिफिकेशन है। मैं आपको वैसे आइडेंटिफिकेशन भी पहले मैं सबके नाम बता देता हूँ, फिर मैं जी। आपको आइडेंटिफिकेशन दूंगा क्योंकि कोई जी। कंफ्यूज ना हो। तो यस, वेट अ मिनट। दूसरा स्तूप है परिभोगिका। नाम में ही वैसे में सिंबॉलिज्म का मतलब छुपा हुआ है। PARI भोगिका, BHOGIKA, परिभोगिका, नाम में ही मतलब छुपा है स्तूपा। और मैं आपको जो एक नेक्स्ट है उद्देशिका, उद्देश्य से ही बना है उद्देशिका। तो मैं आपको मीनिंग दे देता हूँ। सारी भोगिक शारीरिक स्तूप जो है उसमें केवल बुद्धा की रिलेट होती, बुद्धा की केवल बोन्स होंगी, फ्रेगमेंट्स होंगे। और नेक्स्ट जो है आपका परिभोगिका, उसमें बुद्धा से रिलेटेड मतलब बुद्धा के जो स्टूडेंट्स होंगे उनके रिलेटेड बोन्स होंगी। नेक्स्ट है उद्देशिका, मतलब जिसका कुछ उद्देश्य हो या मेमोरियल हो या किसी सिंबॉलिज्म का पार्ट हो, उसे हम उद्देशिका स्तूप कहते हैं। ओके ना। और मैंने आपको बताया था, अगर आप भूल गए हो, स्तूप वैदिक काल में भी बने हैं। कई लोग आर्कियोलॉजिस्ट पर रिसर्च कर रहे हैं, नोट करना चाहते हैं तो RS डिस्क सर्च कर रहे हैं। और जैन काल में भी बने हैं, मथुरा में एक साइट है। और बुद्धिज्म में भी बने हैं। तो कुछ लोग कहते हैं कि जैसे A.L. बॉसम कहते हैं कि बुद्ध स्तूपा इज ओनली बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर। तो कहना बिल्कुल गलत है। और कुछ अगर आपका सवाल है तो पूछ सकते हैं। सर, अजंता केव्स की हम बात कर रहे थे, तो अजंता का पैटर्नेज किसका रहा है? मतलब अलग अलग नाम जुड़े हैं, पर क्या सीक्वेंस है और कौन कौन सी डायनेस्टीज के अंडर इसमें काम हुआ है, अगर आप वो बता सकें। हेलो। आज जितने सवाल है आप पूछ लीजिए। कल आपका टेस्ट है तो मैं नहीं चाहता कि आप पे ये कंफ्यूजन थी उसके वजह से ये सब गड़बड़ हो। हेलो। हेलो। आपका सवाल है अजंता केव किन किन पैट्रोनेज में रहा है, तो मैं आपको जस्ट एक आइडिया देता हूँ, उससे जी। आपको आइडिया हो जाएगा। पहला जो टाइम था वो सातवाहन में बना था, मॉडर्न जी। सातवाहन टाइम में। माने कि आप मान लीजिए 250 BC के टाइम में, जी। 250 BC में केव नंबर 10 और 9 वो आप पे 250 BC में बने हैं। केव नंबर 1 जो है जी। वो 6th सेंचुरी AD में बना है, चालुक्यन किंग के द्वारा, पुलकेशिन सेकंड। ओके। जी। एंड कुछ माने कि पुलकेशिन तक कंटिन्यू रहा ये। और कुछ इसमें एक्टिविटी कंटिन्यू रही। कुछ इंडो ग्रीक्स ने भी बनाया, मैंने आपको उससे पॉइंट दिखाए हैं। तो वो इंडो ग्रीक्स के टाइम में थोड़ा बना था। बट अनदर बीच का काल जो है वो गुप्त टाइम में बना था। गुप्त की जो फैमिली रिलेशन था, गुप्त जी। से जो फैमिली रिलेशन था, वाटक नाम के एक महाराष्ट्र में किंग से, उनसे इनका फैमिली रिलेशन था। उनने केव डेवलप किए थे। केवल हमें इनकी इंस्क्रिप्शन मिलती है। कई लोग कहते हैं राजाओं ने मतलब कुछ डोनेशन नहीं लेकिन थोड़ा बहुत सपोर्ट दिया था बुद्धिज्म को। एंड अकबर के टाइम में यहाँ पर एक्टिविटी कंटिन्यू रही थी। ये इसलिए कहा जाता है क्योंकि अलबुरुनी सॉरी हाँ अब्बुल फजल की क्रॉनिकल्स में हमें इसके बारे में मेंशन मिलता है। और हम कुछ चाइनीज लिटरेचर के बारे में अगर बता दें जिसमें ये मेंशन है, फायान की लिटरेचर में और हुंगसांग की लिटरेचर में। ओके ना। जी। और कुछ Hello. अगर आप क्वेश्चन पूछना चाहते हैं। Hello. थैंक यू।
हाँ जी हेलो सोनल जी, आप पूछ सकते हैं। जी सर, आवाज आ रही है? हाँ आपकी सर, आवाज मुझे एक बहुत ये ब्रेक पूछना था कि जब थोड़ा सा नेटवर्क में आ जाएंगे प्लीज, बहुत ब्रेक हो रहा है आपका। Wait a minute. अभी आ रही है सर? Volume is not coming here. बहुत ब्रेक हो रहा है, थोड़ा डिस्टर्बेंस आ रहा है, थोड़ा सा हो सके तो नेटवर्क में आ जाए। Are you able to hear There is me some now? sound problem going on. Yes, you can. हेलो। Yeah, yes, you can ask the question. यस सर, जो सर आपने महाबलीपुरम में जो रॉक कट के 4 टाइप्स बताए, एक कट इन Dr. कट Priyank, आउट। sound is not coming here. हाँ, आप क्वेश्चन पूछिए, मैं उनको कन्वे कर दूंगा। आप पूछिए, महाबलीपुरम में रॉक कट टाइप्स बताएं। हाँ हाँ सर, वो एक बार रिपीट कर देंगे, कट आउट, कट इन, स्ट्रक्चरल, और एक मिस हो गया, वो रिपीट कर देंगे। डॉक्टर गोगना, प्लीज रिपीट महाबलीपुरम रॉक आर्ट्स। ओके, रॉक कट के 4 नमूने हैं। ये तमिलनाडु के आर्कियोलॉजी सेंटर ने टर्मिनोलॉजी बनाई है, तो आपको किसी किताब में नहीं मिलेंगे। तो शायद से तमिलनाडु की तरफ अगर आप जाएंगे तो वहाँ पर मिल जाते हैं। तो ये इनकी बनाई हुई टर्मिनोलॉजी है। एक, रॉक कट इन, माने कि रॉक को अंदर से जब काटा जाता है उसको रॉक कट इन कहा जाता है। और जब रॉक को काट के स्ट्रक्चर बनाया जाता है तब उसको रॉक कट स्ट्रक्चर आर्किटेक्चर कहते हैं। माने कि स्ट्रक्चर आर्किटेक्चर, ये 2 पार्ट मैंने आपको बता दिए हैं। यस अनदर, जब रॉक को बाहर निकाल के काटा जाता है तो उसको रॉक आउट आर्किटेक्चर कहते हैं। और फिर अनदर, अगर आपको कोई रॉक मिले और उसमें आप काफ करके स्कल्पचर बना देते हैं, माने कि उसको फोड़ के उसमें कोई कारीगरी कर देते हैं, तो उसको बास रिलीफ आर्किटेक्चर कहते हैं। सर, एक बार इसको स्पेल कर मैं दीजिए। ये चारों टर्म वैसे रिपीट कर रहा हूँ, ओके ना? आप एक बार शॉर्टली सब सुन लीजिए। रॉक कट इन आर्किटेक्चर, रॉक स्ट्रक्चर आर्किटेक्चर, रॉक कट स्ट्रक्चर आर्किटेक्चर, सॉरी, and rock out architecture. Last is bas relief architecture, spelling BASRELIEF। एंड आर्किटेक्चर की तो आपको आती ही होगी, यस सर, यस। ARCHITECTURE। ओके, सर वन मोर नेक्स्ट क्वेश्चन। आप कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हाँ हाँ सर, सर मुझे ये पूछना था कि जो स्तूपास हैं वो तो फुल्ली कवर्ड होते हैं, तो उसमें ये कैसे पता लगाया जाता है कि किसमें रेलिक्स हैं और किसमें रेलिक्स नहीं मिले? नो वॉइस इज कमिंग हियर। गोगना, हेलो डॉक्टर गोगना सुन पा रहे हैं? या सर, शैल आई रिपीट द क्वेश्चन? नो, आई एम। ओके ओके सर। सोनल जी का सवाल है कि जो स्तूपा ऊपर से कवर्ड होता है, तो आपको कैसे पता चलता है कि किसमें रिलिक्स है, किसमें रिलिक्स नहीं है? ओके, देखिए मेरे हिसाब से तो ऐसा करना नहीं चाहिए, लेकिन स्तूपा के अंदर थोड़ा छेड़खानी करके एक्सकावेशन में थोड़ा फोड़ के, मतलब हमारे हिसाब से तो, मेरे हिसाब से किसी टेम्पल को नुकसान नहीं करना चाहिए। तो अलेक्जेंडर कनिंघम के टाइम में ऐसा बहुत सारा काम हुआ था, तो उसके अंदर रेलिक देखा जाता था। क्योंकि अगर मैं आपको बताऊं, स्तूपा नंबर 2 या 3 में एक स्टोन पाया गया है जो आज फॉरेन कंट्री में है, लेपिस लाजुली नाम का। और स्तूपा, इस चक्कर में भारत में बहुत बड़ा नुकसान भी हुआ है। कई स्तूपास के जो पार्ट है वो आज भारत के बाहर है, तोड़ फोड़ के ही लेके गए। और अलेक्जेंडर कनिंघम में उनको सेल किया था, तो उस चक्कर में अलेक्जेंडर कनिंघम को बुद्धिज्म के लिए एक बहुत बड़ा, मतलब फाउंडर भी कहते हैं, और एक बड़ा बुद्धिज्म का नुकसान भी करा था उन्हें। तो दिस वाज द मेन रीजन कि हमें ऐसे पता चलता है। ओके सर, थैंक यू सर, थैंक। आज वैसे टेक्नोलॉजी आ चुकी है सिटी स्कैनिंग करके, वो सबसे बेस्ट तरीका है। कोई नुकसान ना करिए, उसी से देख लीजिए। हमारे इंडिया में शायद से इतनी डेवलप तो नहीं आई है, लेकिन हो जाएगी। Anyone else? और किसी का कोई क्वेश्चन है?
ओके, तो फिर आज किसी का और क्वेश्चन नहीं है तो मैं एक लास्ट चीज आपको बता, जस्ट एक लास्ट चीज मैं एक अनाउंसमेंट कर रहा हूँ। कल आप सबका Okay. एग्जाम होगा, एक जस्ट ऑनलाइन एग्जाम होगा जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे, तो वो आपको ऑनलाइन ही उसको एग्जाम को फिल करना है और उसका रिजल्ट आपको अगले दिन मिल जाएगा। तो किसी को भी एग्जाम मिस नहीं करना है, वो एग्जाम देना मस्ट है। जस्ट अ टेस्ट, वीकली टेस्ट। ओके डॉक्टर बोगन, आई थिंक। अच्छा, मैं कल किसी ने सवाल पूछा था कि सर कोई लिटरेचर अवेलेबल है उड़ीसा की, तो मैंने आपको बताया था शिल्प रतन एक 13th सेंचुरी की लिटरेचर है, लेकिन लकीली हमें हमारे जो उड़ीसा में जो टेम्पल्स हैं वहाँ के कुछ पंडितों ने कुछ लिटरेचर दे दी है, तो उन लिटरेचर्स के बारे में ब्लूप्रिंट मिला है हमें टेम्पल्स का, वो 6th सेंचुरी से अवेलेबल लेकर 13th सेंचुरी तक अवेलेबल है। तो उसने पूरे टेम्पल स्ट्रक्चर के बारे में इंफॉर्मेशन है, उन पर अभी काम चल रहा है। और बस इतना ही, आज की क्लास हम यहीं पर खत्म करें, ठीक है? और थैंक यू। कल के लिए टेस्ट के लिए बेस्ट ऑफ लक टू एवरीवन। ओके, बाय।